मेरा नाम वकास नईम है और मैं मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी में एक प्रोग्राम मैनेजर हूँ और ख़ास तौर पर जिन एरियाज़ पे मेरा फोकस है इदारे में वो उसमें डेटा जर्नलिज्म भी शामिल है। तो जिस तरह आप लोगों को अंदाज़ा होगा अगर आपने जो वेबिनार की रजिस्ट्रेशन पेज पे देखा होगा, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस वेबिनार का। तो आज हमारी डिस्कशन का मौजू जो है वो डेटा जर्नलिज्म है और ख़ास तौर पर हम फोकस कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स और ऐसे हमारे रिपोर्टर साथी जो असेंबलीज़ में या असेंबलीज़ पर रिपोर्टिंग करते हैं, वो कैसे जो है वो डेटा की टेक्निक्स को या डेटा जर्नलिज्म की टेक्निक्स को अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी इनिशियली कोशिश थी कि हम ये ट्रेनिंग जो है वो मार्च के अंदर हम एक फिजिकल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे अपने प्रोजेक्ट के तहत। लेकिन ऑब्वियसली कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल जो बहुत बिगड़ गई और लॉकडाउन की वजह से हमें वो प्लान जो है मनसूख करना पड़ा। तो अभी हम इसको काफ़ी जल्दी में हमने ये एक वेबिनार जो है वो एक थोड़ा सा एक इनोवेटिव तरीका सोचा कि किस तरह से हम ये वही जो हमारी इंस्ट्रक्शन है और ट्रेनिंग है उसको हम कैसे साथियों के साथ शेयर कर पाएँ। तो इस सिलसिले में हमने कुछ रिसोर्स मटेरियल तैयार किया है जो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया है और हमारी कोशिश थी कि इस वेबिनार के ज़रिए हम उस मटेरियल के साथ भी साथियों को कनेक्ट कर सकें। और दूसरा ये कि ऐसे रिपोर्टर्स जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं, असेंबलीज़ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनसे भी थोड़ा-सा हम सुन सकें कि अगर वो डेटा को इस्तेमाल करना चाहें तो उस डेटा के हवाले से उनको क्या मसाइल या क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और कैसे हम उनके लिए कुछ सॉल्यूशंस वगैरह जो हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन दोबारा आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की है और मेरी कोशिश है कि मैं इसके दौरान ज़्यादा वक्त ना लूँ ताकि हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है उसके लिए टाइम बच जाए। तो मेरी प्रेजेंटेशन का जो एक ऑर्डर है बड़ा मुख्तसर सा, उसमें थोड़ा-सा मैं आपको तारुफ पेश करूँगा अपने इदारे का, कुछ जो डेटा जर्नलिज्म के हवाले से हम काम कर रहे हैं। कुछ साथी ऑलरेडी इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन नए साथियों के लिए और उसके अलावा कुछ ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हमने तैयार किए हैं मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी ने पिछले कुछ सालों में और जिसमें हम साथ-साथ इजाफा करते रहते हैं और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स रिपोर्टिंग के हवाले से जो कुछ नया मटेरियल हमने प्रोड्यूस किया है उससे मैं आपको कनेक्ट करूँगा। उसके बाद कुछ मुख्तसरन मैं बात करूँगा कि असेंबली रिपोर्टर्स के लिए किस किस्म का डेटा दस्तयाब होता है आमतौर पर और किस तरह की स्टोरीज़ वो उस पे कर सकते हैं। कुछ अप्रोचेज़ के बारे में ज़िक्र करूँगा जो हमारे ख़्याल में मुफ़ीद साबित हो सकती हैं अगर पार्लियामेंट्री अफ़ेयर्स बीट पे काम करने वाले रिपोर्टर्स डेटा को इस्तेमाल करना चाहें या डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशंस के बारे में अगर वो सोच रहे हैं। और इस हवाले से मैं कुछ स्टोरी आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें से कुछ जो है वो कोविड स्पेसिफ़िक भी हैं, यानी कोरोना वायरस के दौरान जो अभी सूरत हाल हमें पेश आ रही है, उसमें कैसे असेंबली रिपोर्टर्स जो हैं वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और उसके बाद आई विल फिनिश विद अ कपल ऑफ टॉपिक्स। उनमें से एक जो है वो एक डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन या डेटा स्टोरी की प्लानिंग के हवाले से है और दूसरा जो है वो विजुअलाइजेशन, जिसका सहाफ़ियों को अक्सर शौक भी होता है कि वो डेटा को, नंबर्स को तस्वीरों की शक्ल में या विजुअलाइजेशन की शक्ल में पेश करना चाहते हैं। तो उस हवाले से मेरी कुछ टिप्स हैं और अगेन मैं कुछ रिसोर्सेज से आपको कनेक्ट करूँगा। एंड देन वी विल फिनिश विद अ Q&A सेशन। सो जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप में से जो लोग मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी के काम से वाकिफ नहीं हैं, हम बेसिकली एक इस्लामाबाद बेस्ड इदारा है जो मीडिया डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करते हैं और ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के हकूक़, उसके अंदर उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी शामिल है, उसके ऊपर और जर्नलिस्ट सेफ्टी के ऊपर हमारा काम है। हम रिसर्च और एडवोकेसी के ऊपर फोकस करते हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या प्रेस फ्रीडम की बात आती है। लेकिन बहुत सारा काम हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग से भी लिंक्ड है। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स जो हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो हम यूजुअली साल भर जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। हमारा जो डेटा जर्नलिज्म के हवाले से काम है, इसका बाकायदा आगाज़ 2017 से हुआ था। तो पिछले 3 सालों में हमें खुशी है कि हमने पाकिस्तान भर में जो है वो डेटा जर्नलिज्म के हवाले से
ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की हैं जर्नलिस्ट को, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे बहुत सारे जो कॉलीग्स हैं जो उन ट्रेनिंग्स में जिन्होंने शिरकत की, उन्होंने आगे बढ़कर बहुत उम्दा स्टोरीज जो हैं वो प्रोड्यूस की। डेटा जर्नलिज्म के हवाले से अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि सहाफ़ी पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी अक्सर जो है वो नंबर से खौफ खाते हैं, या उनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, या उनको लगता है कि ये बहुत पेचीदा मुश्किल सी चीज़ है। तो हमारी हमेशा ट्रेनिंग के अंदर ये फ़िलॉसफ़ी रही है कि डेटा जर्नलिज्म कोई जादू नहीं है, कोई बहुत मुश्किल पेचीदा चीज़ नहीं है, और हम सब इसको सीख सकते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता इसको अपने काम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हमें पकड़नी पड़ती हैं, लर्न करनी पड़ती हैं, और अगर हम प्रैक्टिस करते रहें उनको तो हम उसमें बेहतर हो सकते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसमें हम बेसिकली एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं, उसकी हम जो है उसके साथ हम फ़ैमिलियरिटी अपनी डेवलप कर लें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है दुनिया भर में डेटा जर्नलिज्म के हवाले से जो काम हो रहा है, उसपे तकरीबन 90% जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ज़रिए होता है, और इसके ज़रिए बहुत सारी वो कंसर्न्स जो सहाफ़ियों को होती हैं नंबर्स के हवाले से, या चीज़ों को याद रखने के हवाले से, फ़ॉर्मूलाज़ याद रखने के हवाले से, वो दूर हो जाती हैं, बिकॉज़ आप वो काम जो है वो आप कंप्यूटर की मदद से आप वो एनालिसिस कर सकते हैं। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये है कि आप कैलकुलेशंस जो हैं वो सीखना शुरू करें, सिंपल कैलकुलेशंस कंपैरिज़न से शुरू करें। डेटा जर्नलिज़्म जो है वो बाय डेफिनिशन सहाफ़त का एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें हम नंबर्स को कंप्यूटर की मदद से एनालाइज़ करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि फिर उसकी मदद से हम पब्लिक इंटरेस्ट की स्टोरीज़ प्रोड्यूस कर सकें। तो नंबर्स जो हैं वो तभी कारआमद होते हैं जब हम उनका कंपैरिज़न कर सकें दूसरे नंबर से, और उनकी मदद से हम उस कंपैरिज़न की मदद से हम कोई कॉन्टेक्स्ट जो है वो अपनी सोशल रियलिटी के लिए, अपनी जो हमारी हकीकत है जिस पे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो इश्यूज हैं जिन पे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको हम कंटेक्चुअलाइज कर सकें। तो सिंपल सी जो नंबर के टास्क हैं, कैलकुलेशंस हैं, उनमें परसेंटेज, जमा, तफरीक, एवरेज निकालना, तो ये काम भी एक्सेल के जरिए जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। सो बेसिकली आज का जो ये वेबिनार है, ये चूंकि इसमें इतना स्कोप नहीं है कि हम बहुत टेक्निकल किस्म की ट्रेनिंग कर सकें, या आपको मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो कुछ टूल्स का दे सकूं, तो इसमें हम फोकस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और मैं आपको बेसिकली कनेक्ट करूंगा हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जर्नलिज्म के रिसोर्स, डेटा जर्नलिज्म के रिसोर्सेज हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, और फिर उसमें कुछ मजीद इजाफा हमने इस ट्रेनिंग के हवाले से किया है, और उम्मीद है कि उससे भी मजीद जो इश्यूज हैं वो आपको क्लियर हो सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने न्यूज़ रूम्स के अंदर भी उनको शेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली हम जो वेबसाइट इसमें चला रहे हैं, कुछ साथी इससे ऑलरेडी वाकिफ भी हैं, वो बेसिकली parkrtidata.org है। मैं चैट में इसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर आप साथ साथ या बाद में आप इसको विजिट करना चाहें तो आप वो देख सकते हैं। Just give me 1 second. This is not letting me. Yes. Thank you. Right. So going back to the presentation, so basically आपको जब आप हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको जो मेजर एक वहाँ पर डेटा जर्नलिज्म के हवाले से एक इंटरवेंशन नज़र आएगी, वो एक ऑनलाइन कोर्स है जो हमने कुछ साल पहले पब्लिश किया था अपनी वेबसाइट के ऊपर, और इसके अंदर बहुत आसान तरीके से हमने डेटा जर्नलिज्म के जो बुनियादी असूल हैं उनको मुख्तलिफ हिस्सों में बांट कर उनके हवाले से ट्यूटोरियल्स और वीडियोस, उसके साथ साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस और असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं वो वेबसाइट के ऊपर शेयर की हैं। मैं आपको उस वेबसाइट का एक ग्लिम्स भी दिखा देता हूँ। मेरे पास ये खुला हुआ है। सो बेसिकली ये फंडामेंटल्स ऑफ डेटा जर्नलिज्म कोर्स है, और अगर आप इसमें स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और उर्दू में है, और इसमें मुख्तलिफ मॉड्यूल्स की शक्ल में हमने यहाँ पर यूट्यूब की वीडियोस जो हैं वो हमने शेयर की हैं। सो बेसिकली द वीडियोस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, लेकिन आप उनको हमारी वेबसाइट के जरिए देख सकते हैं, और ये खास तौर पर हमने ये वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड की हैं उर्दू में, ताकि सहाफ़ियों को आसान ज़ुबान में हम जो है वो ये समझा सकें कि डेटा जर्नलिज्म के प्रिंसिपल्स, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, और फिर एक्चुअली प्रैक्टिकली वो इन टेक्निक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो ये बेसिकली हमारा जो कोर्स है, इसको मैं इस प्रेजेंटेशन के दौरान मैं रेफरेंस करता रहूँगा। एक जो चीज़ हमने अभी इसमें इज़ाफ़ा किया है अपने रिसोर्स में, वो ख़ास तौर पर हमारी कुछ पार्लियामेंट्री अफेयर्स रिपोर्टिंग के हवाले से कुछ नई हमने इसमें लर्निंग रिसोर्सेज जो है वो हमने उसमें उसका इजाफा किया है। सो अगर आप बेसिकली वेबसाइट के ऊपर हैं, तो आप रिसोर्सेज के सेक्शन में आपको अब एक नया सेक्शन नजर आएगा जो कि डेटा जर्नलिज्म फॉर पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग के नाम से है। और अगर आप इसमें स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको कुछ नई वीडियोस जो हैं वो नजर आएंगी, जिसमें हम खास तौर पर ऐसी कुछ टेक्निक्स हमने या टिप्स शेयर की हैं जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स रिपोर्टर्स के लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। उनमें सबसे अहम जो है वो ये कि पार्लियामेंट्री बीट के ऊपर बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में होती है। उनमें अक्सर जो है वो हमारे पास डेटा टेबल्स या डेटा ऐसी फॉर्म में नहीं होता कि हम उस पर डायरेक्टली एनालिसिस कर सकें। सो ऐसी जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मालूमात हैं उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं टैबुलर फॉर्मेट्स में, कैसे हम जो है वो उसकी एक प्लानिंग कर सकते हैं, उसका एक विजन बना सकते हैं कि हम उस इंफॉर्मेशन को टेबल्स की शक्ल में स्टोर करें और जिस पर फिर बाद में हम एनालिसिस और कैलकुलेशंस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे काम के दौरान हमें बहुत दफ़ा कुछ कॉमन डेटा प्रॉब्लम्स जो हैं वो सुनने में आते हैं, सहाफ़ी उसका इजहार करते हैं। डेटा की रसाई, डेटा की एक्सेस के मसले होते हैं, लोगों के जहन में अक्सर ये खदशात होते हैं कि डेटा जो है वो नामुकम्मल है या उसके अंदर एरर्स हैं या जानबूझकर जो है वो हुकूमत उसमें कुछ मिलीभगत कर रही है, कुछ मैनिपुलेशन कर रही है। सो बेसिकली उस तरह के मसाइल जो हैं अगर आपको दरपेश हों तो आप कैसे उनसे निपट सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज आपको अप्लाई करनी चाहिए, इसके हवाले से एक वीडियो हमने शेयर की है जो खास तौर पर अगेन पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स जो हैं उनके काम में भी मदद कर सकती है। फिर ये कि हमारी जो एक रेगुलर या रूटीन की रिपोर्टिंग है, जो हम असेंबलीज के हवाले से या सेनेट और नेशनल पार्लियामेंट के हवाले से हमें सुनने को मिलती है, उसमें कैसे हम जो है वो डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशंस वाला जो एक एंगल है वो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। किन एरियाज के ऊपर अगर जर्नलिस्ट फोकस करें तो वो डेटा का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस और एक्सक्लूसिव्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हमारी तीसरी जो वीडियो है इसके अंदर हम इसके बारे में बात करते हैं और मैं अपनी अभी की जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर भी मैं इसका जिक्र करूंगा। फाइनली ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम सहाफ़ी जो हैं वो कोई डेटा स्टोरीज जो है उन पर काम करना चाहें तो हम कुछ एक प्लानिंग और उसका एक रिपोर्टिंग प्लान जो है वो हम तैयार कर लें, वरना अदरवाइज ये मसला जो है वो देखने में आया है कि सहाफ़ी चूँकि डेली के काम में बहुत मसरूफ़ होते हैं तो वक्त निकालना जो है वो बहुत एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और फिर अक्सर ये होता है कि उनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, बाज़ वक़्त वो डेटा भी इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उस पर वो टाइम नहीं सर्व कर सकते कि वो उसको एक मरबूत, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो डेटा स्टोरी में कन्वर्ट कर सकें। सो इस हवाले से कुछ टेम्पलेट्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हम ये काम जो है अपने लिए ज़्यादा मैनेजेबल बना सकें। तो इस हवाले से हमारी एक वीडियो है जिसके बारे में मैं मज़ीद आगे चल के भी जिक्र करूँगा और कुछ टिप शीट्स मैंने यहाँ पर हमने इस पेज पर पब्लिश की हैं और एक टेम्पलेट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम का रिकॉर्ड रखने के लिए, अपने काम को डॉक्यूमेंट करने के लिए। So coming back to the presentation. राइट, सो ये गाइडेंस जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अभी अवेलेबल है और आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। अगैन हमारी वेबसाइट का एड्रेस है parkrtidata.org और उसमें आप अगर वेबसाइट को विजिट करेंगे तो फंडामेंटल्स ऑफ डेटा जर्नलिज्म कोर्स का आपको बटन नजर आएगा, उसका लिंक भी मैं आगे चलकर पोस्ट कर दूंगा। और खास तौर पर रिसोर्सेज के सेक्शन में आपको राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज और डेटा जर्नलिज्म के हवाले से, जैसे कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स रिपोर्टिंग के हवाले से भी मजीद आपको मटीरियल जो है वो दस्तयाब है। कुछ मैं बात करना चाहूँगा वो उस किस्म का डेटा जो कि हमारे पास असेंबली रिपोर्टिंग बीट के ऊपर मौजूद है। कुछ केसेस में ये इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत सारा इसका पोटेंशियल जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है और उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि इसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं अगर हम डेटा जर्नलिज्म की कुछ टेक्निक्स जो है उनको इस्तेमाल करें। सो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक
बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट असेंबली प्रोसीडिंग्स का या जो हमारे पास असेंबली बिजनेस है, वो क्वेश्चन आवर या वक्फा सवालात जिसे हम कहते हैं वो है, जिसके अंदर अरकान पार्लियामेंट या अरकान असेंबली जो हैं वो हुकूमत से कुछ सवालात पूछते हैं, और वो सवालात आमतौर पर पब्लिक इश्यूज के हवाले से होते हैं या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल के हवाले से होते हैं, और हुकूमत पाबंद होती है कि वो उनके जवाबात जो हैं वो प्रोवाइड करें। और ये सारी मालूमात जो हैं ये पब्लिक रिकॉर्ड के ऊपर होती हैं, ये एक किताब की शक्ल में पब्लिश होते हैं। और अब आप में से जो लोग रेगुलरली असेंबलीज को कवर करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि असेंबलीज की वेबसाइट्स के ऊपर भी ये मटेरियल अब पब्लिश होना शुरू हो गया हुआ है कंसिस्टेंटली और रेगुलरली। तो बलूचिस्तान असेंबली के अलावा बाकी तमाम सूबाई और फेडरल जो हमारे पार्लियामेंट है, उसमें जो क्वेश्चन आवर की डिटेल्स हैं वो पीडीएफ की शक्ल में या फिर किसी HTML टेबल की शक्ल में वो इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद है। सो अभी जो हमें सहाफ़ियों से बात करके भी और अपने मुशाहिदे से जो चीज़ हमने नोटिस की है वो ये कि एक क्वेश्चन आवर डॉक्यूमेंट के अंदर या एक वक्फा सवालात के सेशन के अंदर बहुत सारे सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं और बहुत सारे जवाबात मौसूल होते हैं। कुछ केसेस में एक सिटिंग के दौरान जो है वो 40 या 50 या इससे ज़्यादा सवालात जो हैं उनके जवाब मौसूल होते हैं हुकूमत की तरफ से। लेकिन सहाफ़ी चूँकि न्यूज़ वैल्यू के हिसाब से सोच रहे होते हैं और डेली की रिपोर्टिंग के हवाले से सोच रहे होते हैं, तो वो उसमें से जो ब्रॉडकास्ट के सहाफ़ी होते हैं वो कुछ मालूमात निकाल के उसके टिकर बना देते हैं और वो टिकर जो है वो आमतौर पे चल जाते हैं। पैकेज की सतह तक बात बहुत कम पहुँचती है। और जो हमारे प्रिंट के रिपोर्टर्स हैं वो अक्सर 2 या 3 इम्पोर्टेंट जो उसके अंदर से खबरें निकल रही होती हैं उनको लम्ब करके तो एक क्लब करके एक स्टोरी जो है वो बना देते हैं और वो स्टोरी अक्सर छप जाती है। लेकिन हमारे ख्याल में क्वेश्चन आवर के अंदर शेयर की गई मालूमात अक्सर जो है वो एक स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट, खासतौर पे एक डेटा या एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। सो मे बी डेली के हिसाब से तो आप उसको फौरन रिपोर्ट कर दें, लेकिन इनमें अगर आप इसको थोड़ा सा इसके साथ रहें, इस डॉक्यूमेंट के साथ रहें या इसको रीविजिट करें, तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें अक्सर जो है वो सतही मालूमात होती है। बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया होता। बाज़ औक़ात लैंग्वेज जो होती है वो हुकूमत की लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को खुशनुमा बना के पेश कर रहे होते हैं। तो अगर आप उस हवाले से सोचें कि किसी एमएनए ने या एमपी ने ये सवाल क्यों पूछा था, वो ये मालूमात क्यों जानना चाह रहे थे, और फिर आप उस मालूमात को मज़ीद जो है वो थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। उसके लिए आप मे बी उस हवाले से पढ़ें कि ये मसला क्या चल रहा है, क्या इश्यू है, उसका बैकग्राउंड जो है वो जानने की कोशिश करें। या फिर ये देखें कि जो डेटा आपको मिला है उसका कोई ट्रेंड या उसका जो है वो हिस्टोरिकल आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुंची। तो ये अगर आप इस तरह से रवैया अपनाएंगे तो आप बेहतर तरीके से बड़ी डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशंस क्वेश्चन आवर डॉक्यूमेंट्स में मौजूद मालूमात के इर्द गिर्द आप प्लान कर सकते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है इसका। अगेन जो हमने नई वीडियोस पब्लिश की हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर पार्लियामेंट्री अफेयर्स रिपोर्टिंग में के हवाले से, उसमें आपको इसकी कुछ मिसालें भी नजर आएंगी पहली वीडियो के अंदर, जिसमें हमने एक सिंपल क्वेश्चन जिसका डिस्क्रिप्टिव आंसर था, टेक्स्ट बेस्ड आंसर प्रोवाइड किया गया था, उसको एक टेबल की शक्ल में जो है वो हमने कन्वर्ट किया और फिर उसमें आप देख सकते हैं कि फॉलो अप रिपोर्टिंग का स्कोप भी बन जाता है, कैलकुलेशंस लगाने का स्कोप भी बन जाता है। हमेशा क्वेश्चन आवर डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके बारे में ये सोचते रहिए कि ये मुस्तकबिल में कैसे रीयूज हो सकती है इनकी मालूमात। और अक्सर इश्यूज जो हैं वो बैक बर्नर पे चले जाते हैं, फिर दोबारा जो है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो उसमें ये आपके लिए एक बहुत क्रेडिबल डेटा सोर्स है। इनफैक्ट मेरे ख्याल में ये MNAs या MPs के लिए एक RTI की तरह का एक मैकेनिज्म है। जिस तरह आम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए, लॉ के जरिए हुकूमती डिपार्टमेंट से मालूमात तलब करते हैं, MNAs और MPs जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हुकूमत से डायरेक्टली सवाल पूछकर तो मालूमात पब्लिक रिकॉर्ड पे तलब करते हैं। तो ये एक पॉइंट है जिसको मैं आगे भी दोबारा थोड़ा सा इन्वोक करूंगा। फिर ये कि लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस जो है उसके हवाले से असेंबली रिपोर्टर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रिपोर्टर्स जो हैं वो अक्सर स्टोरीज करते हैं, लेकिन एक चीज जो इसमें देखने में आई है वो ये कि इसकी फ्रीक्वेंसी काफी लिमिटेड होती है, या आमतौर पे एनुअली
ये कर रहे होते हैं, या जिस वक्त कुछ इदारे जो कि लेजिस्लेटिव वॉच डॉग्स हैं या लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, जैसे कि फाफन वगैरह, वो अपनी जब रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसके अंदर अटेंडेंस या इस तरह की दीगर जो मालूमात का उन्होंने एक एनालिसिस किया होता है, एक जायजा लिया होता है, तो उस वक्त हम देखते हैं कि अचानक जो है वो कवरेज जो है इस इशू के ऊपर होती है। लेकिन हमारा ख्याल है कि ये साल भर जो है वो सहाफ़ी इस इन इंडिकेटर्स के साथ रह सकते हैं। सो अगर आप फॉर एग्जांपल फाफन की रिपोर्ट के ऊपर आपने जो है वो कवरेज प्रोड्यूस की, तो आप ये देखिए कि उसके अंदर क्या इंडिकेटर्स इस्तेमाल हुए। सो क्या वो अटेंडेंस को मेजर कर रहे थे, क्या वो रेजोल्यूशंस किन पार्लियामेंटेरियंस ने या असेंबली मेंबर्स ने पेश की उसको देख रहे थे, कॉल टू अटेंशन नोटिसेस, बिल्स वगैरह जो हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स वगैरह, उसकी तादाद को वो मेजर कर रहे होंगे। तो क्यों ना आप जो है वो पूरा साल जो है सेशन बाय सेशन खुद भी इस सिचुएशन को मॉनिटर करते रहें। इस तरह ये भी होगा कि आपके जहन में ऑलरेडी आपके सामने ये चीजें होंगी कि कौन से मेंबरान जो है वो एक्टिव हैं और कौन से जो है पैसिव हैं, लेकिन वो आपके लिए फिर जो पॉलिसी के हवाले से आप रिपोर्टिंग अगर करना चाहें तो उस हवाले से वो आपके लिए बेहतर सोर्सेज भी बन सकेंगे, उनके आइडियाज से आपको भी स्टोरी आइडियाज मजीद मिल सकेंगे, और आप देख सकेंगे कि उनके जो फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है लेजिस्लेशन के हवाले से, उसका इम्पैक्ट जो है वो कैसे प्रैक्टिकली हो रहा है हमारी पॉलिसीज के ऊपर, या अगेन उससे आगे बढ़कर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है लॉज की या पॉलिसीज की उसके हवाले से। स्टैंडिंग कमेटी का बिजनेस जो है वो भी इसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम ये देखने में आया है कि जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स रिपोर्टर्स हैं वो वाइट पेपर्स जो कि पेश होते हैं मे बी नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट या प्रोविंशियल असेंबली सेक्रेटेरिएट्स या इवन जो सेनेट सेक्रेटेरिएट है उसकी तरफ से, उसका कोई एनालिसिस कर रहे हों और उसको एक्चुअल ऑन ग्राउंड हालात के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सो ये ऐसी स्टोरीज हैं जहां पर आपको इन्वेस्टिगेशन का स्कोप भी मिलता है, जहां पर आप प्रैक्टिकल अमूर्स जो है उसके हवाले से डेटा भी इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी बीच से आगे बढ़ के भी थोड़ा सा आप अपना एक्सपैंड कर सकते हैं अपना होराइजन, और फिर इवेंचुअली आप जो काम आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जो पॉलिसी मेकिंग इदारे के ऊपर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, उससे जो है वो अपने काम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा चेंज ऑफ फ्लेवर भी इसमें हो सकता है कि पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो मोस्टली हमारी रिपोर्टिंग होती है और उसके अंदर भी बहुत सारी बयानबाजी जो है वो या स्टेटमेंट पॉलिटिक्स जो है उसको कवरेज मिलती है। तो ये आपको एक अपनी सॉर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव शनाख्त या रेपुटेशन बनाने में भी आपको मदद कर सकता है बतौर एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स रिपोर्टर। इसके अलावा एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आई थिंक अक्सर हमें इलेक्शंस के दौरान जो है वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये अगेन एक ऐसी स्टोरीज हैं जिन पे आप पूरे 5 साल टेन्योर जो है असेंबलीज का इसके साथ रह सकते हैं। वो बेसिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का बिहेवियर है उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। सो बेसिकली आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो काफ़ी अनइक्वल है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं वो उन पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और आम आदमी की पहुंच से वो अक्सर बाहर होते हैं कि वो इलेक्शन लड़े और उसको जीत सके। सो अक्सर जो है एक तासुर हमें मिलता है कि जब पार्लियामेंटेरियंस या MPAs वगैरह जो हैं वो असेंबली में आते हैं तो वो डिस्क्रेशनरी फंड्स जो हैं उनकी कोशिश होती है कि उनको मिलें ताकि वो अपने हल्के में उसको खर्च कर सकें, ताकि वो अगले इलेक्शंस के लिए जो है वो अपनी सीट पक्की कर सकें। फिर बहुत सारे जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं या असेंबली के मेंबरान हैं, हमारे नुमाइंदे, उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं, वो अपने बिजनेसेस वगैरह भी करते हैं। तो ये जो है इसकी वजह से क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं पैदा हो रहा, क्या ऐसा तो नहीं है कि उनके असासा जात जो हैं वो उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है while they are in the assembly। तो ये सारी जो इस तरह की स्टोरीज हैं, इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनके लिए डेटा की जरूरत होती है और ये डेटा आमतौर पर 6 माह बाद या साल ब साल हमें अवेलेबल होता है एसेट डिक्लेरेशन की फॉर्म की शक्ल में या फिर टैक्स रिटर्न्स की शक्ल में। सो बेसिकली आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। आमतौर पर जब इस तरह की मालूमात शेयर होती हैं पब्लिकली FBI की तरफ से या ECP की तरफ से, तो हम बड़े नंबर छोटे नंबर के ऊपर जाते हैं और हो सकता है कि वो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले, सबसे कम टैक्स देने वाले पार्लियामेंटेरियंस पर अगर हम फोकस करें तो बहुत सारे ट्रेंड्स बीच में जो हैं वो हमसे नज़रअंदाज हो जाए। तो अगर हम इस पे सॉर्ट ऑफ
रेगुलरली जो है फोकस कर रहे होंगे, और अगर हम डेटा को थोड़ा सा बारीकी से एनालाइज कर सकेंगे तो मे बी उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हमें निकल आए, खास पॉलिटिकल पार्टीज का हम निशानदेही कर सकें, कुछ खास एरियाज को मुल्क में हम आइडेंटिफाई कर सकें कि वहाँ के पॉलिटिशियंस जो हैं उनके एसेट्स में या उनके टैक्स रिटर्न्स में इजाफा हुआ है। एंड देन ऑब्वियसली खबर वहां पर खत्म नहीं होती, आपको फिर ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ है। सो अगेन ये आपको एक सॉर्ट ऑफ आपकी जो रेगुलर रूटीन की रिपोर्टिंग है सेशंस के ऊपर या सिटिंग्स के ऊपर, उससे आगे आपको लेके जाएगी टुवर्ड्स बेटर पब्लिक सर्विस रिपोर्टिंग, जो थोड़ी सी मुश्किल भी होगी, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उसमें ऑब्वियसली आप पब्लिक इंपॉर्टेंस की जो है वो स्टोरीज डेटा की बेसिस पे आप कर सकते हैं। एक चीज जो मैंने नोटिस की है वो अगेन पाकिस्तानी एक सॉर्ट ऑफ हमारा न्यूज रूम कल्चर भी है जिसकी वजह से ये मसला पैदा होता है, और वो ये कि कोलैबोरेशन जो है वो बहुत कम है पार्लियामेंट्री अफेयर्स रिपोर्टिंग के हवाले से। बीच के अंदर तो काफी एका होता है, एक यूनिटी होती है, जो जो एक असेंबली को कवर करने वाला रिपोर्टर्स का पूल होता है वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है। अभी जिस तरह कोरोना वायरस के दौरान सेशन हुआ तो उसके अंदर भी लिमिटेड नंबर ऑफ सहाफी गए और उन्होंने वो प्रोसीडिंग्स कवर करके बाकी साथियों के साथ भी शेयर किया, लेकिन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोलैबोरेशन जो है वो बहुत कम है। सो इवेंचुअली हमने भी ये नोटिस किया था न्यूज रूम्स के अंदर कि जब जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर थे वो क्वेश्चन आवर डॉक्यूमेंट की बुकलेट वगैरह लेके आते थे, तो वो उसमें से एक आध क्वेश्चन के ऊपर स्टोरी करके किसी और रिपोर्टर को दे देते थे और कहते थे कि तुम इसको अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन उस पर अक्सर वो फोकस नहीं रहता था और फिर बात आगे बढ़ जाती थी। तो बहुत सारा जो क्वेश्चन आवर की मालूमात है वो खास तौर पर हो सकता है कि पॉलिसी से रिलेटेड ना हो, वो गवर्नेंस के इशू से रिलेटेड हो और वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पे हेल्थ के बारे में उसके अंदर डेटा हो, एजुकेशन के बारे में डेटा हो, क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर की गई हो। तो हो सकता है कि जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स हैं उनको लगे कि ये खबर उनकी बीट की नहीं है, और बाकी जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ उनका उस तरह से कोऑर्डिनेशन ना हो जो कि मुख्तलिफ दीगर बीट्स के ऊपर काम कर रहे हों, या अगर वो उनको इन्फॉर्मेशन दें तो उनको लगे कि वो हम तो ये काम कर रहे हैं, ये हमारी बीट में मुदाखलत कर रहा है, या ये हम अपनी सोर्सेज से भी ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कोलैबोरेशन का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। अगर आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आवर डॉक्यूमेंट्स के अंदर या पॉलिसी डिबेट या वाइट पेपर के अंदर कोई इस तरह की मालूमात नजर आती है जिसमें आपको लगता है कि स्टोरी का एक एंगल है, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने साथी बीट रिपोर्टर जो कि मे बी हेल्थ के रिपोर्टर हैं या एजुकेशन के रिपोर्टर हैं, उनके साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करने की कोशिश करें। इसमें आप पॉलिसी के एंगल को देख सकते हैं, आप पॉलिटिशियंस के साथ कनेक्ट करना या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कनेक्ट करना उसमें मदद कर सकते हैं, और वो गवर्नेंस का जो एक कॉन्टेक्स्ट है या गवर्नेंस के इशू का जो एक बैकग्राउंड है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस तरह से मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज जो हैं उनको मिला के भी आप देख सकते हैं, जो कि हमेशा एक डेटा स्टोरी के लिए एक बेहतरीन अप्रोच होती है कि जितना ज़्यादा आप डाइवर्स डेटा सोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके पास जो है वो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप हिडन ट्रेंड्स जो हैं या ऐसे पैटर्न्स जो कि नज़र से ओझल हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो एक तो ये कि पॉलिसी का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट के साथ इसमें ताल्लुक बन जाएगा। लॉज के ऊपर, बिल्स के ऊपर अक्सर रिपोर्टिंग होती है तो उसके अंदर जो ड्राफ्ट बिल की जो फीचर्स होते हैं वो बयान कर दिए जाते हैं, या जो लॉ पास हो गया उसके फीचर्स बयान कर दिए जाते हैं। लेकिन इम्पैक्ट जो है वो तभी आप अपनी स्टोरीज के अंदर बिल्ड कर सकेंगे कि ये लॉ फॉर एग्जांपल आगे चलकर अवाम को कैसे अफेक्ट करेगा, या क्या ऐसे मसाइल थे पहले हमारे मुआशरे में जिनको रोकने के लिए या उनकी रोकथाम के लिए या उनके सद्देबाब के लिए ये पॉलिसी जो है बनाई जा रही है। सो अगेन एक पॉलिसी प्रैक्टिकल इम्पैक्ट के कनेक्शन के लिए ये कोलैबोरेशन जो है वो हेल्प कर सकती हैं। फिर आप में से चूंकि कुछ लोग जो हैं वो नेशनल इदारों के लिए काम कर रहे हैं या मे बी फ्रीलांस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्यों ना आप इसके अंदर प्रोविंशियल कंपैरिजन या नेशनल कंपैरिजन भी लेके आ सकते हैं। सो मिसाल के तौर पर अगर आपको एक डेटा सेट जो है वो एक असेंबली से मिलता है तो क्या उससे मुंसलिक डेटा सेट्स हो सकता है कि दीगर असेंबलीज में प्रोड्यूस हुए हों, और अब चूंकि मालूमात ऑनलाइन बहुत सारी अवेलेबल है तो क्या आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और उसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि ये एक सॉर्ट ऑफ ओवरआर्चिंग या एक नेशनल स्कोप की
स्टोरी आप बना सकते हैं. फिर अगेन अगर आपके ब्यूरोज हैं या डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, उनके साथ आप मजीद कोलैबोरेट कर सकते हैं. वेब के साथ कोलैबोरेट करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है. जब हम डेटा स्टोरीज की बात करते हैं तो उनकी प्रेजेंटेशन जो है, खासतौर पर अगर आप इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन या इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो आजकल जो है उसके अंदर वेब पब्लिशिंग का बहुत रोल है. लोग सोशल मीडिया पे खबरें पढ़ते हैं, मोबाइल पे खबरें पढ़ते हैं अक्सर, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अपनी वेब टीम्स को भी इसमें इंगेज करें अगर आप एक डेटा स्टोरी या एक इन्वेस्टिगेशन प्लान करना चाह रहे हैं, और वो पार्लियामेंट्री अफेयर से या पॉलिसी से रिलेटेड हो. ओके, सो अब कुछ ऐसी थीम्स हैं जिनका मैंने ऑलरेडी भी थोड़ा सा जिक्र किया है पिछली डिस्कशन में, जो मुझे लगता है कि एक्सप्लोर की जा सकती हैं. तो ये स्पेसिफिक आइडियाज तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी ब्रॉड थीम्स हैं जिनके अंदर आप मजीद स्पेसिफिक आइडियाज जो है वो अपनी असेंबली रिपोर्टिंग के हवाले से जनरेट कर सकते हैं. सो एक जैसे मैंने जिक्र किया कि पॉलिटिक्स की रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत फोकस है. पॉलिसी रिपोर्टिंग अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप को उसमें डेटा को इस्तेमाल करने और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का आपको स्कोप जो है वो बहुत बढ़ जाएगा. फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की अकाउंटेबिलिटी की मैंने पहले बात की कि फॉर एग्जांपल जब वो इक़्तिदार में आते हैं, हाँ वो अपोजिशन में ही क्यों ना हो, तो उसका उनको उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या वो उससे कोई किसी और तरह से भी बेनिफिट कर रहे हैं, सिर्फ इंटेलेक्चुअली या एक पॉलिसी मेकर के तौर पे इम्प्रूव होने के अलावा भी कुछ उसके अंदर इश्यूज हैं. सो अगेन ये पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो है इसमें स्टोरीज हो सकती हैं जो जिनका डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी से, वॉचडॉग जर्नलिज्म से ताल्लुक है. कोविड स्पेसिफिक जो फोकस मेरे ख्याल में आजकल जो आप लोग अगर आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, वो ये कि क्योंकि सेशंस जो हैं वो महदूद हो गए हैं, और अभी जो लास्ट पार्लियामेंट का सेशन हुआ है उसमें भी हमने नोटिस किया है कि उनको वक्फा रखना पड़ा, बहुत सारे लोग आए नहीं पार्लियामेंट में, और हो सकता है कि अगले सेशन जो है उसके अंदर मजीद जो है वो डिले हो मोर देन यूजुअल. सो इसमें फिर ये होता है कि जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का रोल है पाकिस्तानी रियासत में और रियासत के अमूर में, वो फिर जो है वो पीछे चला जाता है, पस मंज़र में चला जाता है. तो अभी जो हुकूमत फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस के हवाले से रिस्पॉन्ड कर रही है, या उसके अलावा जो मजीद पॉलिसी चेंजेस मईशत के हवाले से आ रहे हैं, या इसके अलावा मे बी इंडस्ट्रीज के हवाले से आ रहे हैं, और इनका जहाँ पे हो सकता है कि पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी हकूक से कोई लिंक हो, तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट का एक रोल है पॉलिसी को सुपरवाइज करने का, लॉज को जो है वो मॉनिटर करने का, देखने का कि लॉज जो पास हो रहे हैं वो प्रोग्रेसिव हों, वो अवामी फलाह के लिए हों, वो भी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है. तो ऐसे केसेस में अगर आपके पास फॉर एग्जांपल रूटीन की स्टोरीज नहीं है पार्लियामेंट के सेशन ना होने की वजह से, या पॉलिटिक्स जो है वो उसकी नेचर तब्दील हो जाने की वजह से, तो आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो नई रेगुलेशन, नई पॉलिसीज या नए जो वो इकदामात कर रही है कोरोना वायरस के पर्सपेक्टिव से, वो कहाँ पे लिंक कर रहे हैं आपके सूबाई लॉ से, आपके वफाकी लॉ से, आपके आइनी जो इख्तियारात हैं, या जो आइनी फ्रीडम्स जो या सिविल लिबर्टीज जो शहरियों को गारंटी की गई हैं, कहीं उसमें कोई तनाज़ा या कहीं उसके अंदर कोई टकराव या तसादुम तो नहीं हो रहा, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है. फिर आप माहिरीन से बात कर सकते हैं, सेनेटर्स से बात कर सकते हैं जो अगेन फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो कोरोना वायरस के हवाले से ये बहुत रेलेवेंट आपकी स्टोरीज हो सकती हैं जिनमें एक पॉलिसी का एंगल भी होगा, और जिनमें अगेन लोगों के ऊपर उनके इम्पैक्ट का, उन पॉलिसीज के इम्पैक्ट का एंगल भी होगा. और अगेन ये इसके अंदर जब आप फॉर एग्जांपल इस इम्पैक्ट को शो करने की कोशिश करेंगे, आपको डेटा की ज़रूरत होगी, और ये डेटा ऑब्वियसली इंडिकेटर्स होंगे, गवर्नेंस के इंडिकेटर्स होंगे जिस तरह के SDGs वगैरह हैं, या इसके अलावा जो हमारी अपनी कोई मॉनेटरी पॉलिसी या दीगर जो फॉर एग्जांपल हेल्थ या एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर आम इंडिकेटर्स हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फाइनली मैं थोड़ी सी बात करूंगा प्रोजेक्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के हवाले से. हम आमतौर पे इसको आसान बनाने के लिए कि हम इसको मैनेज जो है वो आसानी से कर सकें, इसको 6 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं. सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम रिसर्च से आगाज करें. जितना ज़्यादा उस इशू के बारे में आप पढ़ सकते हैं उतना आपको अंदाज़ा होगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछने के लायक हैं, जिनके अभी जवाब मौसूल नहीं हुए, कहीं छपे नहीं, और उसके ऊपर रिपोर्टिंग हो सकती है.
फिर एक हाइपोथेसिस, ये एक ऐसी स्टेज है जिसको हम आमतौर पे हमने देखा है कि पाकिस्तानी रिपोर्टिंग में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आप एक डेटा स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं तो एक क्लेम या एक दावा जो है वो ऐसा जो है वो फॉर्मुलेट करें जिसको आप डेटा की मदद से कंफर्म या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था, तो मे बी मैं जो क्लेम है या क्वेश्चन है वो ये बनाता हूँ कि पिछले 3 साल के अंदर एक खास पॉलिटिकल पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके असासाजात में इजाफा हुआ है और ये डिस्प्रपोर्शनेट इजाफा है। तो ऑब्वियसली अब इस क्लेम को प्रूव करने के लिए मुझे डेटा की जरूरत होगी, और हो सकता है कि वो डेटा जो है वो मुझे ये बताए कि हाँ यहाँ पर एक स्टोरी जो है वो पॉसिबल है क्योंकि कुछ इंडिकेशन नजर आ रही है, या फिर मुझे डेटा ये बताए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर अगेन मैं उस पर हो सकता है कि रिपोर्टिंग जो है वो शफाफियत के एंगल से कर सकूं कि फॉर एग्जांपल कोई जो है मिस यूज ऑफ पावर जो है वो नहीं हो रहा। सो अगेन यहाँ पर जब आप एक हाइपोथेसिस जो है वो क्राफ्ट करते हैं तो आपको डेटा का इस्तेमाल जो है वो बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है कि आप उसको कैसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से फिर हम जब एनालिसिस करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं, इसमें अगेन मैं आपको लिंक बैक करूंगा हमारी जो सॉरी मुझे स्क्रीन दोबारा जो है वो शेयर करनी होगी। हमारी वेबसाइट के ऊपर जो डेटा जर्नलिज्म के कोर्स पड़ा हुआ है उसमें आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास एक मॉड्यूल है जो डेटा एनालिसिस के हवाले से है। तो आप प्लीज कोशिश करें कि उसके जरिए आप एक्सेल वगैरह जो है वो अगर आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि वो कैसे काम करता है, सो बेसिकली मॉड्यूल नंबर 2 जो है वो आपके लिए इसमें बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और इससे आगे जो है फिर आप मॉड्यूल 3 की तरफ आएंगे तो इसमें डेटा एनालिसिस की टिप्स वगैरह जो हैं वो बयान की गई हैं। सो डेटा एनालिसिस जो है वो फिर हम करते हैं देखने के लिए कि हमारी फाइंडिंग्स क्या हैं, उनकी बेसिस पे हम कुछ इंटरव्यूज वगैरह करते हैं, अगेन ये डिटरमिन करने के लिए कि इम्पैक्ट जो है वो स्टोरी का क्या है, सॉरी इशू का इम्पैक्ट जो है वो लोगों के ऊपर क्या है, कैसे मुतासर हो रहे हैं लोग इससे, और फिर इसमें जिम्मेदारी किसकी है। माहिरीन से आप बात कर सकते हैं उसकी सोल्यूशंस के बारे में, आप गवर्नमेंट अहदेदारों से या प्राइवेट एहलकारों से बात कर सकते हैं जिनकी जिम्मेदारी है। स्टोरी की तरतीब जो है वो हम मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। अगर आप एक बड़ी प्रिंट या वेब स्टोरी पे काम कर रहे हैं तो एक तरीका ये होता है कि हम एक केस स्टडी से शुरू करते हैं और उसकी मदद से हम फिर जो एक अमूमी मसला है, एक जनरल प्रॉब्लम है, उसको हम खोल के पेश करते हैं, उसका फिर हम बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जो हमारा हाल की सिचुएशन है, हालिया सिचुएशन है, उस पे आके हम डिस्कशन करते हैं कि अभी मुस्तकबिल में इसका फ्यूचर ट्रेंड या सोल्यूशन क्या हो सकता है इस मसले का। और अगेन इसमें डेटा हमारी मदद करता है। विजुअलाइजेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। अगर आपके पास ऐसा डेटा है जिसको अल्फाज में या बोल के बयान करना मुश्किल है, समझाना मुश्किल है, तो किसी नक्शे पे दिखा के या किसी चार्ट की शक्ल में उसको दिखा के ये आसान हो सकता है उसकी प्रेजेंटेशन। सो अगेन डेटा जो विजुअलाइजेशन है उसके हवाले से कुछ टिप्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, बट आई विल अगेन गो बैक टू द कोर्स और वहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे पास जो मॉड्यूल 5 है उसके अंदर हमने बहुत तफसील से डेटा विजुअलाइजेशन के जो स्टेप्स हैं वो बयान किए हुए हैं। और इसमें ना सिर्फ आपको एक तारुफ होगा, इसका एक इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा कि ये होता क्या है, और फिर साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने इसके असूलों के साथ कुछ ट्यूटोरियल्स भी शेयर किए हैं जिसमें आप ऑनलाइन टूल्स को इस्तेमाल करना सीख सकते हैं डेटा की विजुअलाइजेशन के लिए। अगेन बहुत आसान टूल्स हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप एक्सेल से या स्प्रेडशीट से काम करना शुरू करें, ताकि फिर जब आप इन टूल्स पे काम करने की तरफ बढ़ें तो आपको डेटा टेबल को इस्तेमाल करना जो आता हो, और फिर आप सिंपली अगर इन टूल्स के अंदर डेटा को फीड करेंगे तो वो आपको चार्ट्स वगैरह जनरेट करके दे देगा जिनको आप अपनी स्टोरीज में शामिल कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर आपको बहुत सारी इस तरह विजुअलाइजेशन के हवाले से मालूमात जो है वो मिलेंगी। विजुअलाइजेशन के हवाले से कुछ टिप्स जो है वो चलते चलते आपके साथ शेयर करूंगा, और वो बेसिकली ये हैं कि जब भी आप जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है वो इसमें आपका हाथ बैठेगा, उतना ज्यादा आपको इसकी समझ आएगी। कोशिश कीजिए, एक जो मसला हम अक्सर नोट करते हैं, बिगिनर जो सहाफ़ी हैं इसमें काम कर रहे होते हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि वो तमाम डेटा को उठा के तो उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें, जिससे एक बहुत मैस क्रिएट होता है। तो हमेशा आप ये कोशिश करें कि आप डेटा में जो ऐसी फाइंडिंग्स हैं
جو قابل قدر ہیں, جو نیوز پڑھتی ہیں, جن کو آپ کو لگتا ہے کہ عوام تک پہنچانا ضروری ہے, ان کو آپ چھوٹے چارٹس یا ایک لمیٹڈ نقشوں کے ذریعے جو ہے وہ آپ ان کو پریزنٹ کریں, اور رنگوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے اس میں ایکسپیریمنٹ نہ کریں. جتنا آپ اس کو سادہ رکھیں گے اپنے ڈیزائن کو, اتنا اس کی ایسٹھیٹک, اتنا اس کی اٹریکٹیونیس جو ہے وہ بڑھے گی, اور لوگ اس کو آسانی سے دیکھ کے پروسیس کر کے اس کا مطلب اخذ کر سکیں. اور ہمیشہ ذہن میں یہ اصول رکھیے کہ اگر ویژولائزیشن کے استعمال سے مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے, ڈیٹا کی مزید سمجھ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, تو پھر آپ یہ ویژولائزیشن استعمال نہ کریں. ویژولائزیشن کا مقصد ہی مفہوم کو آسان کر کے سمجھانا. سو اگین, جس طرح آپ اگر فار ایگزامپل ٹیوٹوریلز پڑھتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر اور اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی اس کے اندر جو ہے وہ دسترس بڑھا سکتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ مزید ڈیٹا کے ساتھ کام کرنے میں کمفرٹیبل جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں, اور پھر آپ اس کو جو ہے پبلشنگ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اوکے, سو آئی ول اسٹاپ ہیئر, اور میں جو ہے وہ ڈسکشن کو کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کروں گا. سو بیسکلی واٹ آئی ڈو از کہ میں آپ سب کو جو ہے وہ بات کرنے کا موقع دوں گا, اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ وہ جو ہے وہ اپنے مائک کا استعمال کرتے ہوئے اس کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ ہاتھ بھی اپنا ریز ہینڈ کا بٹن بھی دبا سکتے ہیں. تو آپ کے سوالات جو ہیں میں سننا چاہوں گا, اور پھر اس کی بیسس پہ اگر کوئی جواب جو ہے وہ ہم شیئر کر سکتے ہیں تو ہمیں اس پہ بڑی خوشی ہوگی. سو میں آپ سب کو اب جو ہے وہ بات کرنے کا موقع پرووائڈ کر رہا ہوں. آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ پہ رہے گا. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ڈیٹا جرنلزم کے حوالے سے, پارلیمنٹری افیئرز رپورٹنگ کے حوالے سے, تو پلیز آپ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. ریاض صاحب, آئی تھنک آپ کا کوئی سوال ہے تو. وقاص صاحب, تھینک یو ویری مچ. بہت ہی اچھا آپ کا سیشن رہا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ ایک ٹیوٹوریل فالو کریں اور ان چیزوں کی مدد سے گراف بنائیں, یا ان گراف مطلب کچھ نقشے بنائیں, پھر اس کو اپنے رپورٹس میں لے کر آئیں. بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ, ہمارے جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ رپورٹ تو لگا لیتے ہیں, لیکن وہ ان چیزوں پہ زیادہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے کہ بس ان کو چھوڑو, ہم اچھی سی ہیڈ لائنز بنا لیں گے یا وٹ ایور جو بھی ہو, لیکن وہ گرافکس کو بیچ میں نہیں لاتے. تو ایسے سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرے, کیسے ان کو سمجھائیں کہ دیز آر امپورٹنٹ؟ آپ کا جو سوال ہے بہت ویلڈ ہے, اور خاص طور پر جو ہے وہ ہمارے کانٹیکس میں, پاکستان کے کانٹیکس میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. سو بیسکلی ہماری اپروچ جو اس کے حوالے سے رہی ہے وہ ٹو پرانگڈ ہے. ایک تو یہ کہ ہم کوشش اب یہ کر رہے ہیں کہ ہم نیوز رومز کے اندر بھی انٹرونشنز کریں, کہ جہاں پہ ہم رپورٹرز کو پہلے ٹرین کر رہے تھے, اب ہم ایڈیٹرز اور پروڈیوسرز کو بھی اس میں انگیج کریں, تاکہ ایک اوور آل چینج جو ہے وہ ڈیٹا کی پریزنٹیشن کے حوالے سے, اس کے استعمال کے حوالے سے وہ نیوز رومز کے اندر جو ہے وہ پروڈیوس ہو سکے. اور ایک اس حوالے سے جو خاص مشورہ جو کارآمد ہمیں نظر آیا ہے وہ یہ کہ جن نیوز رومز نے چھوٹی سی ڈیٹا ٹیمز بنانے کی کوشش کی ہیں, جن کے اندر ایک ایڈیٹر, ایک دو رپورٹرز, ایک گرافکس آرٹسٹ یا ایک پروڈیوسر وغیرہ مل کے کام کرتے ہیں, وہاں پر یہ ایک آرگنائزیشنل چینج جو ہے وہ لانے میں ان کو آسانی ہوئی ہے, بیکاز وہ مل کے کام کر سکے. انہوں نے ایسی سٹوریز پروڈیوس کی جن کا امپیکٹ نظر آیا خاص طور پہ براڈ کاسٹ میں یا ویب کے اوپر, اور وہ اپنے سینئر ایڈیٹرز کو یہ دکھا سکے کہ دیکھو اس سٹوری نے جو ہے وہ پڑھنے والوں کو یا دیکھنے والوں کو وہ ہمارے آرگنائزیشن کی طرف, ہماری نیوز آؤٹ پٹ کی طرف لے کے آئی ہے. سو کچھ کیسز میں یہ ایک کانفرنٹیشن جو ہے وہ قائم رہے گی, کہ آپ جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے اپنے سینئرز کو, اپنے باسز کو, اور وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے, کیونکہ وہ ایک obviously ایک کلچرل جو ہے ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہمارا جو لے آؤٹ ہے یا اسٹائل ہے, اردو فار ایگزامپل اخباروں میں آپ دیکھیں تو بڑا اس کا ریچرڈ سا جو ہے وہ لے آؤٹ ابھی تک استعمال ہوتا ہے. تصویریں جو ہیں وہ اس میں استعمال ہو جاتی ہیں, لیکن گرافس وغیرہ نہیں استعمال ہوتے. تو ایک چیز جو ہے وہ آپ کنونس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ اب ہمارے جو زیادہ تر ہماری جو نیوز آؤٹ پٹ ہے اس میں ایک ڈیجیٹل کمپوننٹ شامل ہو گیا. سو ہمارے اخبار ہوں, ہمارے ٹی وی ہو, ایون ریڈیو جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ جو ہے وہ اب سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے, یا تو وہ فیس بک کے اوپر ہوں گے, یا یوٹیوب چینل ہوگا, یا پھر وہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ آڈینس کو انگیج کر رہے ہیں. اور یہ مقامی اخبار جو ہیں ہمارے وہ بھی اب ای پیپرز وغیرہ جو ہیں وہ پبلش کر رہے ہیں.
सो ये जो डिजिटल कंपोनेंट है, अगर आपकी जो ट्रेडिशनल आउटपुट है उसके अंदर आप फिर भी उसको नहीं कर पाते इनकॉर्पोरेट, तो डिजिटल में जो है वो आपको जरूर जो है वो आप एक डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इंटरैक्टिव नक्शा जो है वो शेयर करते हैं अपने एक ऑनलाइन न्यूज आर्टिकल में, और उसके बाद वो फेसबुक के ऊपर आप शेयर करते हैं और ट्विटर के ऊपर शेयर करते हैं, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि कितने लोगों ने आकर उसके ऊपर क्लिक किया और कितने लोगों ने उसके साथ इंगेज किया। सो ये बेसिकली जो है वो फिर आपके पास एक एविडेंस जो है वो आपको मैसर हो जाता है कि क्या हम ये प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू करें या ना करें। तो इस तरह से बाज़-औक़ात हम कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। जो एक सोशल मीडिया एंगेजमेंट, ऑनलाइन न्यूज़ रीडरशिप वाला जो एक तरीका है। और दूसरा ये कि इसमें ब्रॉडकास्ट के अंदर, अब आई डोंट नो कि आप प्रिंट के रिपोर्टर हैं या ब्रॉडकास्ट में काम करते हैं, तो ब्रॉडकास्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी जो इमेजेस वगैरह हैं, वो स्टैटिक इमेजेस के तौर पर भी वो शामिल किए जा सकते हैं, ग्राफिक्स के तौर पर वो शामिल किए जा सकते हैं। तो उसमें एक ऑलरेडी चूंकि ब्रॉडकास्ट की एक विजुअल अपील होती है, तो वहां पर उसकी जो ब्लेंडिंग है वो आप उसके साथ कर सकते हैं। बट इवेंचुअली आई वुड से कि ये एक थोड़ी सी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल है। अचानक जो है वो बहुत सारे लोग कन्विंस नहीं होंगे, बिकॉज वो बहुत अरसे से ये काम करते आए हैं। आप कम से कम इस हवाले से सोचिए कि आपकी स्किल डेवलप हो रही है, और अगर आपकी ये स्किल डेवलप होती है तो वो ज़ाया नहीं होती। सरफराज साहब, मेरे ख्याल में आप बात करना चाहते हैं, और फिर रियाज साहब आपने दोबारा जो है वो हाथ खड़ा किया, तो फिर मैं सरफराज साहब अगर बात कर लें तो मैं उसके बाद फिर आपकी तरफ आता हूँ। हेलो, बस आपको सुन रहा था, इंशाल्लाह आप कैरी ऑन करें, मैं फिर बाद में बात कर। शुक्रिया शुक्रिया सरफराज साहब। जी रियाज साहब, मैं आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आपका फिर कोई सवाल है फॉलो अप। वक़ास साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि बाज़ टाइम मैं रेडियो के लिए भी रिपोर्ट पिच कर लेता हूँ, फिर उस पे एक स्टोरी बनानी पड़ती है, तो उसमें तो हम कोई म्यूज़िक डाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस साल ये हुआ, या इस साल इससे ये बेहतर हो रहा है, पिछले साल इसमें इतनी कमी हुई, इस साल इसमें इतनी वो हुई। लेकिन मेरे दिल में जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन उन चीज़ों की होती है जो मैं ऑडियंस को सुनाना चाहता हूँ या उनको वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। तो आप क्या समझते हैं कि रेडियो में हम इन चीज़ों को कैसे वो एक अच्छे तरीके से ला सकते हैं? उनका तो अपना एक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फेसबुक पे ला सकते हैं, या हम अ अ, उनके जो वेबसाइट है उस पे ला सकते हैं, लेकिन रेडियो पे जब हम बयान करते हैं तो उसमें हम कैसे डेटा जर्नलिज्म को रिपोर्टिंग में अच्छी तरह से ला सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। सो रेडियो जो है उसकी एक रिसर्जेंस हो रही है दुनिया भर में, पॉडकास्ट की शक्ल में। शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया हो कि अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन जो है वो रेडियो की एपिसोड्स, और वो फिर उसके अंदर सीरीज भी होती है, रेडियो शोज भी होते हैं, उनको उन लोगों ने ऑनलाइन सुनना शुरू कर दिया। सो रेडियो जो ब्रॉडकास्ट वाला है वो अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे इलाकों में जो है वो बहुत शौक से सुना जाता है। इवन एफएम रेडियो, हालांकि उस पर खबरें कम है, म्यूजिक ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगी, अभी हम तकरीबन 70 मिलियन के ऊपर हैं, जब हम प्रॉब्ली 150 मिलियन या 200 मिलियन के करीब पहुंचेंगे, तो बहुत सारे लोग जो डेटा को या मोबाइल डेटा को अफोर्ड कर पाएंगे, वो हो सकता है कि सिर्फ उनका वॉइस तक जो है वो एक अफोर्डेबिलिटी हो, वो मे भी वीडियो को स्ट्रीम शायद ना कर पाए, लेकिन वॉइस को वो सुन पाएंगे। सो रेडियो में या ऑडियो में जो है, ऑडियो न्यूज में बहुत स्कोप है और मजीद बन रहा है। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब विजुअलाइजेशन जो है वो आप उसको ये मत समझिए कि वो डेटा जर्नलिज्म का जो है वो एक एंड ऑल है। वो डेटा जर्नलिज्म में एक जिद्दत लेके आता है, एक अनोखापन लेके आता है, और बाज़-औक़ात वो खूबसूरत भी नज़र आता है, बाज़-औक़ात उसकी वजह से मानी समझाना आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेटा जर्नलिज्म सिर्फ विजुअलाइजेशन जो है उस पे डिपेंडेंट है। एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एनालिसिस और रिपोर्टिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। देखिए, हमारा जो फ़लसफ़ा है डेटा जर्नलिज्म के हवाले से वो ये है कि नंबर्स जो हैं, उनके पीछे कहानियाँ हैं।
اور ہر نمبر جو ہے وہ آپ فار ایگزامپل جس طرح اب ہم یہ کورونا وائرس پینڈیمک کی بات کر رہے ہیں تو ہم روز جو ہے نمبر دیکھتے ہیں, گراف دیکھتے ہیں, اوپر جو کرو جا رہا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج جو ہے وہ 34 اموات ہوئیں, ٹوٹل ہمارے پاس کیسز جو ہیں وہ 46,000 ہو گئے ہیں. اور آہستہ آہستہ جب ہم یہ نمبر سنتے ہیں تو پھر ہمارا دماغ بھی سن ہو جاتا ہے کہ ہم ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں کہ یہ نمبر ہی ہے. لیکن ہر نمبر جو جنریٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک انسانی عمل ہے, زندگی موت کا, کوئی کام کرنے کا, کوئی ایکٹیویٹی میں حصہ لینے کا. فار ایگزامپل ابھی میرے پاس یہاں پہ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ پارٹیسپینٹس کی تعداد نظر آ رہی ہے. اب یہ پارٹیسپینٹس کی تعداد جو ایک نمبر ہے, لیکن اس کے دوسرے اینڈ پہ آپ لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے کہ آپ لوگوں نے جوائن کیا, وقت نکالا, آپ لوگ سن رہے ہیں, انٹریکٹ کر رہے ہیں, رائٹ. اسی طرح میرا شناختی کارڈ جو ہے وہ ایک نمبر ہے, لیکن اس کو لینے کے لیے جو ہے وہ مجھے فار ایگزامپل ایک خاص عمر کا تک پہنچنا پڑا, اور اس کے بعد مجھے ایک شہریت ملی, اور اب اس کے ذریعے, اس نمبر کے ذریعے میں بہت ساری اور چیزیں, بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہوں, پراپرٹی لے سکتا ہوں, سارا کچھ کر سکتا ہوں, رائٹ. سو ہر نمبر جو ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. اور ریڈیو جو نیوز ہے اس کا جو مجھے ہمیشہ جو ایک اس کے ساتھ جو لگاؤ رہا ہے یا اس کے بارے میں شوق رہا ہے وہ یہ کہ کہانی سازی جو ہے, خاص طور پہ جب وہ خبر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں وہ ریڈیو پر ختم ہے. کوئی اور میڈیم جو ہے وہ ریڈیو میں کہانی پیش کرنے میں سبقت نہیں لے کے جا سکتا. لکھنا جو ہے وہ ایک انتہائی مشکل آرٹ ہے, اور جو لوگ پرنٹ میں کام کرتے ہیں وہ کئی سال جو ہے محنت کرتے ہیں اپنا اسلوب ڈیولپ کرنے میں. ٹی وی جو ہے اس میں ٹائم بہت کم ہے, اس میں آپ کے پاس اسپیس بہت کم ہے. ریڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ ایک منظر کشی کر سکتے ہیں, اور اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ افیکٹس جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. سو بیسکلی ڈیٹا جرنلزم جو ہے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے ریڈیو رپورٹنگ میں خبر تک پہنچنے میں. آپ وہ کہانی جو کہ آپ کی کمیونٹی کی ہے, جو لوگوں کو مسائل افیکٹ کر رہے ہیں, لوگوں کی آوازیں ہیں اس میں, اور آوازوں سے مراد میری یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنی زبان میں آپ کو بتا سکیں کہ وہ کن مسائل سے گزر رہے ہیں, کب سے گزر رہے ہیں, کہاں ان کی امید ختم ہو گئی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مایوسی کی سٹوریز ہوں, ان میں اچیومنٹ کی سٹوریز بھی ہو سکتی ہیں, ان میں کمیونٹی سپورٹ کی سٹوریز بھی ہو سکتی ہیں. سو ڈیٹا آپ کو ہمیشہ ہیلپ کرے گا کہ آپ بہتر رپورٹنگ کر سکیں کسی ایشو کے اوپر. ہم ہمیشہ یہ ہمارا پیغام ہوتا ہے کہ آپ یہ مت سوچیے کہ آپ کو اینالسٹ بننا ہے, کہ آپ کو انالیسس یا تجزیہ کرنا کمپیوٹر کی مدد سے آ جائے. آپ کی جو اسکل ہے وہ رپورٹنگ ہے, اور انالیسس نے آپ کو مدد کرنی ہے کہ آپ اپنی رپورٹنگ میں بہتر سوالات کیسے پوچھ سکیں. آپ بہتر سوال پوچھیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اچھے جواب جو ہے وہ ڈھونڈ سکیں گے اور اچھی خبریں کر سکیں گے. اور ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں صرف ایک ڈائریکشن میں جو ہے وہ بھیجنے میں ہمیں ہماری مدد کرتا ہے, کلیئرٹی جو ہے ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے, اس کی مختلف ڈائمینشنز کیا ہیں. جو ہو سکتا ہے کہ صرف جو ہے وہ فیلڈ میں گھوم کے یا لوگوں سے بات کر کے اس کا امپیکٹ اس طرح سے ہم نہ جو ہے وہ بتا سکیں, کیونکہ ہم اتنے ہی کامیاب ہوتے ہیں نا جتنے ہماری سورسز جو ہیں وہ مفید ہوں. اگر میں فار ایگزامپل ایک اسٹوری کے اوپر کام کر رہا ہوں اور ایک آدمی سے بات کرتا ہوں اور اس کی بیسس پہ اسٹوری چھاپ دیتا ہوں تو وہ کمزور اسٹوری ہوگی. 2 لوگوں سے بات کروں گا تو مختلف اس میں جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو شامل ہوں گے, 3 سے بات کروں گا, 4 سے بات کروں گا, تو ڈیٹا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کا مرکب ہوتا ہے, اور ایک ڈیٹا سیٹ کے اندر بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو وہاں سے پھر جو پیٹرن تلاش کرنا ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے. پھر اس پیٹرن کو اگر آپ ڈھونڈ لیں, اس کی نشاندہی کر لیں, تو پھر عمومی جو کہانیاں ہیں وہ پھر آپ کو جو ہے اس سے کنیکٹ کرنا اس میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. سو یہ اس حوالے سے میری جو ہے وہ آپ کو یہ سجیشن ہوگی کہ کہانی میں امپروومنٹ, خبر میں امپروومنٹ لانے کے لیے آپ ڈیٹا کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. بہتر رپورٹنگ, بہتر سوال پوچھنے میں آپ ڈیٹا کو استعمال کر سکتے ہیں. سو چیٹ کے اندر میں نے 2 لنکس اور شیئر کیے ہیں جو میں ابھی آپ کو دکھا بھی رہا تھا. ایک ہمارا جو جرنلزم کورس کے حوالے سے مین لنک ہے, اس پیج پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ یہ مختلف ماڈیولز آپ کو نظر آئیں گے اور آپ ان کو جو ہے وہ ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو میں نے آپ کو ایک پارلیمنٹری افیئرس کی ویڈیوز کے حوالے سے کچھ ویڈیوز دکھائی تھیں جو ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی ابھی ہیں, اور یوٹیوب چینل جو ہے ہمارا اس کے اوپر بھی ہم نے ایک پلے لسٹ بنائی. تو بہت شارٹ ویڈیوز ہیں, 4-5 منٹ کی ویڈیوز ہیں, اور کوشش یہ کی ہے کہ ہم نے ایک کنسیپچوئل ٹیکنیکس یا ٹپس وغیرہ آپ کے ساتھ اس میں شیئر کر دیں.
حسن اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے، سرفراز صاحب، شوکت صاحب اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے چیٹ کے ذریعے، میں آپ کا جو مائک ہے وہ انمیوٹ کر سکتا ہوں اور آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ہلو جی شوکت صاحب. ہلو جی، میں اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا جی، ایک تو بہت اچھا آپ کا آج کا یہ سیشن رہا، کافی چیزیں سیکھنے کو ملی، لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ٹرینڈ جو ہمارے جرنلسٹ کے اندر ہونا چاہیے ڈیٹا جرنلزم کی طرف، نیو اسٹوریز، نیو آئیڈیاز دینے کے لیے، لوگوں کو یہ چیز پرووائڈ کرنے کے لیے کہ جو روایتی ایک رپورٹنگ ہوتی ہے اسمبلی سیشنز کی، اس سے ہٹ کر اس کے لیے ہمیں ایک دو تو ہمیں مل جائیں گے، 3-4 بھی مل جائیں گے رپورٹرز، وہ اس چیز کو لائک کرتے ہیں، لیکن جنرل اگر دیکھا جائے تو میجورٹی رپورٹرز کی ایسی ہوتی ہے جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ چٹ پٹی خبریں ڈھونڈنے کے چکر میں ہوتے ہیں، کوئی ایسے سپرفیشل خبر دے دی. تو اس چیز کو کیسے ہم مینیج کریں گے، کیسے قائل کریں گے لوگوں کو کہ رپورٹرز کو کہ وہ اس طرف آپ آئیں؟ اس کے لیے ایک اور چیز آپ نے بہت اچھی بتائی کہ آپ ایڈیٹرز کو بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ ایڈیٹرز یہ ڈیمانڈ کریں اپنے رپورٹرز سے کہ وہ اس چیز کی اسٹوریز دیں. وہ تو اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی اس کے لیے بھی ایک ضرور ٹائم لگے گا جب ایڈیٹرز ہم سے ڈیمانڈ کریں گے کہ اس طرح کی اسٹوریز لائیں. لیکن فی الوقت جو ہم کام کر رہے ہیں پارلیمنٹری افیئرس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت کم ایک قلیل تعداد ہے لوگوں کی جو اس چیز کو لائک کرتی ہے، باقی بہت بڑا ایک واسٹ میجورٹی ہے لوگوں کی جو اس چیز کو پسند نہیں کرتی. کیسے ہم ان کو قائل کریں گے کہ وہ اس طرف آئیں؟ اس کے لیے آپ کا رول کیا ہوگا؟ سر تو اس میں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو میرے خیال میں کنونس کرنے میں لوگوں کو کہ وہ ڈیٹا کو مزید استعمال کریں، وہ کنونس کرنے کے لیے شاید یہ باتیں ہم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ ہمیں اندازہ ہے جب بھی ہم کوئی اس طرح کی ٹریننگ کراتے ہیں پروفیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی، تو ہمیں انڈسٹری کے معاشی حالات کا بھی ہمیں اندازہ ہے. بہت سارے ادارے جو ہیں وہ فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں، وہاں پہ اکثر ساتھ میں سے ہم بات بھی کرتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک جنرل لیک آف موٹیویشن اس وجہ سے بھی ہے کہ کیونکہ تنخواہیں وقت پر نہیں ملتی ہیں، کام کے جو اوقات ہیں وہ بہت مشکل ہیں، اور پھر اگین جاب سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ بہت ڈیٹیریوریٹ ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. تو ہم جو بھی صلاح مشورہ دیتے ہیں وہ اسی انٹینشن سے دیتے ہیں کہ جو اس پر عمل کرنا چاہے وہ اپنی فار ایگزامپل کیپیبلٹی کے مطابق، اپنے ادارے کے حالات کے مطابق وہ اس پہ عمل کر سکے. لیکن دو چیزیں ہیں میرے خیال میں. ایک تو یہ کہ میرا اپنا ماننا ہے، میں نے کچھ عرصہ انڈسٹری میں کام بھی کیا اور بہت عرصہ جو ہے وہ صحافیوں کو بہت قریب سے دیکھا، تو میرا اپنا ماننا ہے کہ جو بیٹ کے رپورٹرز ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ ایماندار ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھی مفاد عامہ میں جو ہے وہ خبر جو ہے وہ پروڈیوس کریں، وہ خبر لے کے آئیں. اور بہت سارا جو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایکسکلوزیوز کے بارے میں جو صحافی جو ہیں وہ بہت کیا کہنا چاہیے کہ کوشش کرتے رہتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ ان کے نام سے کوئی ایسی خبر چھپے جو کسی اور کے پاس نہ ہو، ایکسکلوزیو رپورٹنگ وہ کریں. تو اس میں آئی تھنک جو ہے وہ ڈیٹا جرنلزم ایک بہت ان کی مدد کر سکتا ہے. بیکاز اگر آپ کوئی رپورٹ پبلش ہوتی ہے، کوئی این جی او نے یا کوئی جس طرح ورلڈ بینک ہے یا کوئی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے، وہ کوئی رپورٹ جو ہے وہ شائع کرتے ہیں، اس کی ایگزیکٹو سمری کے اندر کچھ نمبرز ہیں، تو وہ سب کے لیے دستیاب ہوتی ہے. اب مے بی اگر 5 رپورٹرز ایفرٹ نہیں کرتے اور میں تھوڑا سا ایفرٹ کرتا ہوں اور اس کی جو پکی پکائی معلومات ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی مجھے کچھ کریڈٹ مل جائے. لیکن اگر میں خود سے تھوڑی سی محنت کروں گا اور خود سے کوئی ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو اینالائز کر کے اس پہ خبر جو ہے بنانے کی کوشش کروں گا، تو اس میں یہ کہ پھر وہ میری جو ایکسکلوزیوٹی ہے خبر کے حوالے سے وہ گارنٹی ہو جائے گی، اور وہ خبر جو ہے وہ عام طور پہ اور اخباروں کے پاس یا اور اداروں کے پاس نہیں ہوگی. تو ایک ریپوٹیشنل جو ایک کیا کہنا چاہیے کریڈیبلٹی ہے وہ اس طرح کے کام سے بن سکتی ہے. یہ جو ایک کریڈیبلٹی ایک ریپوٹیشن بننے والی بات ہے کہ اگر آپ اس طرح کی ایکسکلوزیو سٹوریز کرتے ہیں تو آپ اپنے سرکلز میں بھی، اپنے ایڈیٹرز کی نظر میں بھی اور اپنے ریڈرز کی نظر میں بھی آپ کی اسٹیم بڑھتی ہے، آپ کی رسپیکٹ بڑھتی ہے کہ وہ یہ محنتی بندہ ہے، یہ خبر نکالتا ہے، ایکسکلوزیو لے کے آتا ہے، انویسٹیگیشن کرتا ہے. تو ایک جو ہے وہ اینگل یہ ہے. بٹ آبویسلی یہ ایک سورٹ آف پرسنل انسینٹیو ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو آبویسلی
اس की तरफ नहीं जाएंगे। और दुनिया भर में जो है वो अक्सरियत जो रिपोर्टर्स की हैं वो डेटा या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करते। ये ये भी एक आम बात है क्योंकि डेली का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कम से कम ये है कि लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो शामिल हो जाएं, एक दूसरे की स्किल से सीखें, एक दूसरे को स्किल सिखाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक क्रिटिकल मास बने। एक्सक्लूसिव में एक तो इसका जो है वो एक इंसेंटिव डेवलप हो सकता है। दूसरा जो इसमें ये है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट मोटिवेशन जो है वो लोगों के अंदर, सहाफ़ियों के अंदर होती है कि हम जो स्टोरी कर रहे हैं उससे बेसिकली किसी गरीब को उसका हक मिल जाए, किसी जो है वो कम्युनिटी को जो है वो उनकी आवाज़ जो है वो सामने आ जाए। तो ये एक पैशन वाले जो रिपोर्टर्स होते हैं वो ज़्यादा माइल होते हैं हमेशा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की तरफ या डेटा ड्रिवन जर्नलिज्म की तरफ, और वही आमतौर पे जो है वो इसको लीड भी करते हैं। तो उनके लिए जो है वो ये डेटा स्किल्स हासिल करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसके जरिए फिर वो एविडेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और अक्सर केसेस में अगर ये ऑफिशियल डेटा है तो एक सर्टिफाइड एविडेंस आपके पास होता है कि आपकी स्टोरी जो है वो टाइट है, उसमें कोई होल्स नहीं है, कमज़ोर नहीं है, उसके खिलाफ जो है वो आपके खिलाफ कोई मतलब प्रेशर तो हो सकता है कि आए, लेकिन कोई उसको झुटला नहीं शायद पाएगा अगर आपके पास वो डेटा और एविडेंस मौजूद है। तो ये कुछ तरीके हैं। इसके अलावा हमारी जिस तरह की तंजीमें हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि नंबर्स का डर जो है वो ख़त्म करने की हम कोशिश करें, फ्री ट्रेनिंग जो हम प्रोवाइड करें, रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, मकामी ज़बानों में प्रोवाइड करें उस मालूमात को। और फिर ये है कि बाज़ औक़ात हम इंसेंटिव्स जो है वो क्रिएट करते हैं। अगेन इंसेंटिव्स ऐसे हैं जो लोगों में एक थोड़ा सा इसकी जुस्तजू या आरज़ू जो है वो जगाएं। जैसे हमने पिछले साल जो है वो एक डेटा जर्नलिज्म अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद की थी, और उसके लिए फिर हमें जब हमने उसकी एंट्रीज जो है खोली तो हमें पूरे मुल्क से तकरीबन 80-85 के करीब जो है वो हमें एंट्रीज आई थी, जिनमें टीवी के रिपोर्टर भी शामिल थे, डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी शामिल थे, और बहुत सारे लोगों ने डेटा को बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में इस्तेमाल किया हुआ था और कम्युनिटी लेवल के भी अक्सर इस्तेमाल किया हुआ था। तो हमारे लिए भी बड़ी खुश आइंद बात थी। फिर उसके जो लोग उसमें अवार्ड जीते वो उन्होंने जो है वो उनको भी एक सेंस ऑफ रिकग्निशन मिली कि भाई हमने काम किया था तो अब उसको किसी ने अप्रिशिएट किया है। तो हमारा तो अंदाज़ा ये भी नहीं था कि हमारे पास कोई 80-85 इस तरह की एंट्रीज आएंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाद में जो है वो कंप्लेन की कि हमें पता नहीं चला, हम अपनी स्टोरी भेजना चाहते थे। तो बहुत सारा काम हो रहा है पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ सतही सतह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, कोई शख्स कहता है कि कोई पॉलिटिशियन कहता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना हो गया, हम वो नंबर उठा के खबर में छाप देते हैं। कोई रिपोर्ट आती है उसके अंदर कुछ एनालिसिस हुआ होता है, हम वो एनालिसिस जूं का तू छाप देते हैं। हमारी कोशिश ये कि इससे आगे हम थोड़ा सा बढ़ सकें, फॉर्मलाइज कर सकें इसको एक डिसिप्लिन के तौर पे, ताकि लोग खुद जो है वो थोड़ा सा मेहनत करें। अब ऑब्वियसली हालात जैसे हमारे काम के होंगे वो इस पे जो है वो ऑब्वियसली इम्पैक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है फॉर एग्जांपल अगर मेरी नौकरी में भी मेरे जो बॉसेस हैं या मेरे कॉलीग्स हैं वो मुझे पुश नहीं करते मेहनत करने के लिए, तो हो सकता है कि मैं कुछ अरसे के बाद जो मिनिमम जो बेयर मिनिमम जो है वो काम है वही करूं, जिसमें जो है वो मेरा जो गुजारा चलता रहे और कोई मुझ पर ज्यादा डांट डपट वगैरह ना हो। तो ये एक जो पर्सनल गोल्स बाज़ औक़ात सेट करने पड़ते हैं, पर्सनल एग्जाम्पल्स या आपको रोल मॉडल्स कम्युनिटी में नजर आते हैं, तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात आप स्ट्राइव करते हैं। बट अगेन ये भी अगेन जो है वो एक आहिस्ता एक स्लो प्रोसेस है। सो मेरे ख्याल में अभी जो कुछ शौक जो हमें लगता है कि लोगों को डेवलप होता है वो ये विजुअलाइजेशंस को देख के होता है कि उनको लगता है कि ओ ये रंग बिरंगी चीज़ें हैं, इन पे आप क्लिक कर सकते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम सीखें कि ये कैसे हो। तो अगर आप इसको एक नीड से कनेक्ट कर दें कि जहाँ पे आपको लगता है कि वो कोई ना कोई नंबर्स होंगे, मैं टेबल शामिल करने के बजाय मैं चार्ट में इसको दिखा दूँ, तो वहाँ पर फिर जो है वो सीखने का मौका और लर्निंग जो है वो आसान हो जाती है, बिकॉज आपके अंदर ऑलरेडी एक मोटिवेशन होती है कि मैंने ये काम करना है, अपनी स्टोरी में शामिल करना। तो उम्मीद है कि अभी जो नई पब्लिशिंग के जो ज़राए आ रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बात की वेब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें इसके ऊपर ज़्यादा लोग जो है वो इनिशिएटिव लेंगे। और कुछ ट्रेडिशनल जो है वो एक एटीट्यूड्स ऑब्वियसली चलते रहेंगे जहाँ तक पॉलिटिक्स की रिपोर्टिंग का जिक्र है, लेकिन स्कोप बहुत है, डेटा बहुत सारा। अभी पहले आज से कुछ साल पहले 5-10 साल पहले शायद पब्लिकली इतना डेटा अवेलेबल नहीं था जितना अभी पाकिस्तान में अवेलेबल है। ऑनलाइन फॉर एग्जांपल आपकी जो असेंबली की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर रिपोर्ट्स होती हैं, फिर ऑब्वियसली बहुत सारे इदारे जो हैं वो अपना काम अब ऑनलाइन पब्लिश करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की प्रेजेंस हो गई है।
تو ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسکیوزز کم ہوتی جا رہی ہیں. تو امید ہے کہ اس میں جو ہے وہ مزید بہتری آئے گی. تھینک یو حسن. سو اگر آپ کے کوئی اور سوال نہیں ہیں تو میرے خیال میں ہم اس سیشن کو جو ہے وہ ابھی ختم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. مجھے اندازہ ہے کہ روزہ بھی ہے اور وقت بھی جو ہے وہ تقریباً ابھی عصر کا ہونے والا ہے, اور چونکہ آخری روزے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ویسے بھی تھوڑا سا پریشر جو ہے بڑھتا جاتا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ لوگوں نے اس کو جوائن کیا سیشن کو. جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ پلیز اپنے کالیگز کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. Thank you so much for joining us. خدا حافظ.